I wish to inform you that the armed forces have moved in. साबिक सदर परवेज मुशर्रफ को मिलाकर तमाम केसेस में बाइज्जत बरी होने के परवाने थमा दिए गए। साबिक सदर परवेज मुशर्रफ ने 12 अक्टूबर 1999 को मार्शल लॉ लगाकर मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म को कैद किया। आइन को बूट की नोक पर रखा, किसी ने सवाल न उठाया बल्कि मिठाइयाँ तकसीम की गयी। दहशतगर्दी की जंग पाकिस्तान के गली कूचों में ले आए। पूछा जाए गैर की जंग को क्यों कर अपनाया गया। मासूम लोगों के अगवा से लेकर फरोख्त तक के कहर ढहाए गए, कोई सरापा सवाल न हुआ। हवाई अड्डे अमेरिका के हवाले कर दिए। ड्रोन हमलों से मुहिब्बे वतन कबाइलियों को बागी बना दिया गया। बलोचिस्तान में अकबर बुगटी जैसे कदावर लीडर को मार दिया गया। बलोचों ने कातिल को हवाले करने का मुतालबा किया तो गद्दार की सनद थमाकर चलता कर दिया। लाल मस्जिद में मासूम बच्चियों का कत्लेआम हुआ तो दहशतगर्दी की पनाहगाह कहकर जान छुड़ा ली गई। परवेज मुशर्रफ की वर्दी उतरी तो इक़्तिदार भी हाथ से जाता रहा। अवाम ने शुक्र किया तो वारिसीन ने अदालतों का रुख किया। साबिक सदर परवेज मुशर्रफ वतन लौटे तो जजेस नजरबंदी, बेनजीर भुट्टो और अकबर बुगटी कत्ल केसेस में गिरफ्तारी डाली गई, मगर तीनों केसेस में जमानत ही वाहिद रास्ता निकला। जजेस नजरबंदी केस में मुदई ने ही केस की पैरवी को गैर जरूरी समझा। बेनजीर भुट्टो के रवायकीन तो शुरू से ही जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है के फलसफे पर कारबंद रहे। अकबर बुगटी कत्ल केस का वक्त आया तो दरख्वास्त गुजार जमील अकबर बुगटी के वकील समाअत के मौके पर अदालत में मौजूद न हुए। प्रोसिक्यूटर अदालत को कायल न कर सका। साबिक सदर और आर्मी चीफ पर सबसे बड़ा आइन शिकनी का इल्जाम है। 12 अक्टूबर के इक़दाम को अदालत उस्मा पार्लियामेंट ने तौसीक देकर रास्ता बंद कर दिया। 3 नवंबर 2007 को इमरजेंसी के नफाज पर सुप्रीम कोर्ट सजा का इख्तियार पार्लियामेंट के हवाले करके परवेज मुशर्रफ को गासिब का लक़ब भी दे चुकी, मगर हुकूमत वक्त की खामोशी को क्या नाम दे, डील या फिर ढील। तमाम सवाल खुदा है। क्या आइन तोड़ने वाला आर्टिकल 6 के शिकंजे में आएगा? क्या ईसीएल में डाला गया नाम किसी एनआरओ की नजर तो नहीं हो जाएगा? न्यूज आई के लिए आसिफ मलिक, डॉन न्यूज, इस्लामाबाद। गुड इवनिंग एवरीबॉडी वाचिंग न्यूज आई विद मेहर अब्बासी। 12 अक्टूबर 1999 को जिस वजीर आजम को हथकड़ियां लगा के अटक फोर्ट लेके जाया गया, कहा गया कि जमहूरियत का हुस्न ही था जो 5 जून 2013 को एक बार फिर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पाकिस्तान के पहली मर्तबा तीसरे वजीर आजम बने और उन्हीं फौजियों से सलामी भी ली। अब एक दफा हम देख रहे हैं कि आज 6 नवंबर 2013 है, उसको तो जमहूरियत का हुस्न कहा गया, मगर आज जो चारों मुकदमात से जमानत के बाद मुशर्रफ बाइज्जत रिहा हो गए हैं, इसको हम आजाद अदलिया और इंसाफ की खूबसूरती कहें या क्या जाने। इसी हवाले से बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब, मजहबी स्कॉलर हैं, शौकत अजीज की काबीना का हिस्सा भी रह चुके हैं, हमारा साथ दे रहे हैं आज प्रोफेसर परवेज हुदबॉय साहब, एनालिस्ट हैं, दानिश्वर भी हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। हमारा साथ देंगे कारी मोहम्मद हनीफ साहब, सेक्रेटरी जनरल वफाकुल मदारिस, क्योंकि आज ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि जिस पीस प्रोसेस को सैबोटाज कर दिया गया है, क्या इसको रेस्क्यू करने के लिए अब एक बार फिर शायद लास्ट होप उलमा ही हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर आमिर लियाकत साहब, आपकी जानिब आऊंगी। सबसे पहले बताइएगा कि चारों मुकदमात में जमानत के बाद आज जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ को रिहा किया जा रहा है, सरप्राइज मच? का हिस्सा था, तो मैं वो वाहिद वजीर था जो सबसे पहले लाल मस्जिद और रुशदी के मामले पर जिसने इस्तीफा दिया था। तो मैं उनकी हुकूमत का हिस्सा नहीं था, बल्कि मैंने उनको छोड़ दिया था। अब आ जाते हैं कि परवेज मुशर्रफ साहब रिहा हो गए। मैं इस सिलसिले में सिर्फ इतना ही कह सकता हूं कि परवेज मुशर्रफ साहब रिहा नहीं हुए, बल्कि पर्दे के पीछे जो किरदार थे वो रिहा हो गए। तो और यकीनन पाकिस्तान में तो कोई भी रिहा हो सकता है, किसी भी वक्त रिहा हो सकता है, लेकिन याद रखिएगा कि पर्दे के पीछे जो किरदार थे जिन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया था वो रिहा हुए। आज मुशर्रफ साहब रिहा नहीं हुए। ये एकदम परवेज हुदबॉय साहब याद आया कि इसी असेंबली ने जब हल्फ उठाया तो बुलंदबाग दावे और तकरीरें भूले नहीं हम, गो के हमारी याददाश्त जरा हमें हमेशा
टक्कर ही खानी पड़ती है उसकी वजह से। मगर अभी हाल ही की बात है कि महमूद अचकजई साहब की तकरीरें, दीगर पार्लियामान की तकरीरें कि ये एवरग्रीन सियासतदान जो हैं इनका जायजा लिया जाए, जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ के हवाले से इकदामात लिए जाएं, और आई मीन एट द बैक ऑफ आवर माइंड्स, और हमेशा ये बात हो रही थी कि ये रिहा हो जाएंगे और मुल्क छोड़ के भी चले जाएंगे। गो कि अभी तक हम उस मरहले पे नहीं पहुंचे। मगर प्रोफेसर साहब, इसको एज आई सेड एट द स्टार्ट, इसको क्या आजाद अदलिया और इंसाफ का हुस्न ही माना जाए? ये तो अदालतों का फैसला था और मैं समझता हूं कि इससे बहुत से पाकिस्तानी खुश भी हैं। सॉरी भी, ये आवाज मुझे बहुत तंग कर रही है, एको बहुत आ रहा है। वो करेक्ट कर देते हैं सर, कंटिन्यू टॉकिंग प्लीज। जी, इससे बहुत सारे पाकिस्तानी खुश भी हैं। जनरल मुशर्रफ की अपनी एक सियासी पार्टी है जो नाकाम थी, लेकिन उनके आज पाकिस्तान में काफी सारे हिमायती हैं जो खुश होंगे। मैं समझता हूं कि मुशर्रफ को आज बहुत लोग बुरा भला कह रहे हैं, लेकिन जिस वक्त वो सदर थे तो सब वाह वाह करते थे। ये तो लोटा पॉलिटिक्स हमारी सोसाइटी की है, और जो नीचे जरा चला जाता तो उसको जूते पड़ते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। हर शख्स को देखना चाहिए कि उसका किरदार कैसा रहा है। मैं समझता हूं कि मुशर्रफ के दौर में बहुत सी गलतियां हुई, बहुत से गलत काम किए गए, लेकिन मुशर्रफ ने कुछ अच्छे काम भी किए थे। और अगर बैलेंस किया जाए तो मैं समझता हूं कि जिस तरह के नुकसानात दूसरे मिलिट्री डिक्टेटर्स ने पाकिस्तान को पहुंचाया था, उन्होंने ऐसा तो नहीं किया। उन्होंने तालीम के लिए कुछ करने की कोशिश तो की थी, अगरचे वो बहुत कम था और उससे बहुत ज्यादा करना था, जिस वजह से उनको मुरद इल्जाम ठहराया जा रहा है और उनके ऊपर एक मुकदमा भी दायर किया गया था, यानी कि लाल मस्जिद का। तो ये तो कोई भी हुक्मरान करता, इस वास्ते के वहाँ एक खुल्लम खुला बगावत हुई थी, रियासत के खिलाफ बगावत हुई थी। और ये मुशर्रफ क्या, अगर कोई भी और होता तो भी ऐसा ही होता। लिहाजा अगर आज वो रिहा हो रहे हैं, हुए तो नहीं हैं, लेकिन अब तक वो ECL पर हैं, लेकिन ये तो एक अदालती प्रोसेस है और इसमें कोई परेशानी डॉक्टर आमिर लियाकत साहब, ECL से नाम हटना भी एक वक्त की बात ही है, बस इज इट अ मैटर ऑफ टाइम? देखिए, मैं तो यही अर्ज करूंगा कि इसमें इतनी ज्यादा हैरानगी की बात नहीं होनी चाहिए। ECL से भी नाम हट जाएगा उनका, ये सारी बातें तय हो चुकी होंगी। ये कोई अदालतों और कानून का मामला नहीं है, ये बहुत सारे मामलात हैं जो बाले ही बाला तय हो जाते हैं। और परवेज हुद भाई साहब का मैं बड़ा एहतराम करता हूं, लेकिन ये कह देना कि उन्होंने तो कुछ भी नहीं किया था, उन्होंने जो कुछ किया है वो किसी ने नहीं किया, काम वो करके चले गए हैं, उसको क्या कह सकते हैं? अदालतों के फैसले पर तो मैं और आप तबसरा नहीं कर सकते। हम तो नहीं, फैसले पे तबसरा कर सकते हैं, नहीं है कि बिल्कुल कर सकते हैं सर, फैसलों पे ही तो तबसरा कर सकते हैं। जो रिमार्क्स से सुर्खियां बनती हैं और अदालतों में जब कार्रवाई हो रही हो और सब जुडिस मैटर्स हों, उन पे बहरहाल हमें तबसरा नहीं करना चाहिए, मगर फैसलों के ऊपर तो यकीनन हमारा हक है। मगर ये फैसले की ही बात आई तो ये कारी मोहम्मद हनीफ साहब, आपकी जानिब आऊंगी, सेक्रेटरी जनरल वफाकी मदारिस हमारे साथ भी मौजूद हैं। कारी साहब, ये भी बताइएगा कि आप इत्तफाक करते हैं प्रोफेसर हुदबॉय से कि शायद उन्होंने माजी में, कारी साहब अभी हमसे कनेक्ट हो रहे हैं, मगर डॉक्टर आमिर लियाकत साहब आपसे एक दफा फिर जानना चाहूंगी कि आपने फैसले की बात की, ये कहा गया कि परवेज मुशर्रफ के खिलाफ ऐसे कोई सबूत ही सामने नहीं आए कि जिसकी वजह से साबित हम कर सकें कि वो मुजरिम है। और आज ही गाजी अब्दुल रशीद कत्ल केस के हवाले से, जो अब आखिरी केस रह गया था, अदालत की जानिब से यह भी कहा गया कि गवाहों के बयानात क़यास आराइयों पर मबनी है। सबूत कौन फराहम करे जनाब? मुस्तफ़ा ज़ैदी के अशार हैं कि सबसे के गली गली में बंदी खाने, चौक चौक में मख्तल हैं, जल्लादों से भी बढ़ चढ़कर मुनसिफ वहशी पागल हैं। हम में कोई सुबह सवेरे खेत में मुर्दा पाया गया और हम ही सा दहशत गर्द था कोई छुप के जिसे दफनाया गया। तो सबूत कौन फराम करे? सबूत तो वहां फराम होते हैं जहां पर दयानतदारी के साथ मुकदमात लड़े जाएं और सरकार पेश हो, जहां पहले से ही मामला तय हो जाएं, जहां यह तय कर लिया जाए कि भाई कुछ ना कुछ ढील तो देनी है, कुछ ना कुछ उन्हें भी जरा कंफर्ट लेवल फराम करना है, उन्हें भी रवाना कर देना है, एक वक्त के बाद कर देंगे, थोड़ा अरसा गुजरने के बाद कर देंगे। तो वैसे ही हुआ है। इसमें हम क्यों हैरान हो रहे हैं? क्या हमारे मुल्क में ऐसा नहीं हुआ है? नवाज शरीफ साहब को नहीं भेजा गया,
اور کسی کو یہاں سے نہیں بھیجا گیا. تو یہ سب ہو جاتا ہے. ہم پریشان ہمیں نہیں ہونا چاہیے. ہم پاکستانی ہیں, ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہمارے ملک میں ایسا ہی ہوتا آیا ہے, ایسا ہی ہوگا, اسی طرح سے لوگ رہا ہوتے رہیں گے. پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما قاہرہ صاحب بتائیے گا, آج قائد حزب اختلاف خورشید شاہ صاحب نے یہ فرمایا, اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے ڈاکٹر عامر لیاقت کی, کہ یہ سارا ایک ڈیل کے تحت ہی ہوا ہے. انہوں نے کہا کہ یہ وہ ان کی جو ضمانت پہ رہائی ہوئی ہے یہ اسی NRO کا حصہ ہے کہ جس پہ 5 سال ہمیں عدلیہ اور مسلم لیگ نون نے ذلیل کیا, خوار کیا, یہ اسی کا حصہ ہے. جی قاہرہ صاحب. پتا نہیں ہے, میں کسی اپنے گھر میں ہوں, لیکن اگر انہوں نے کہا ہے تو یہ تو بالکل واضح بیان ہے, اس میں کیا چیز ایڈ کروں. نہیں, میرا مطلب ہے سر کہ آپ کو باقی لگتا ہے کہ پھر آج تو ڈاکٹر شکیل افریدی کی بات ہو یا کوئی تذکرہ اس ملک میں ہو تو بات ہوتی ہے کہ عدلیہ آزاد ہے, عدلیہ انڈیپینڈنٹ ہے. تو سر ایک عدلیہ کا دیا ہوا یہ فیصلہ کہ کوئی بھی ایسا ثبوت نہیں آ سکا کہ ان کو مجرم قرار دیا جا سکے, تو اس کو کیا مانا جائے کہ کیا واقعی پھر ان کا جو سٹیٹس ہے ان کو آزاد جو کیا گیا ہے باقی اس آزاد عدلیہ کے تحت ہی کیا گیا, یا یہ سسٹم ہی اتنا بھس چکا ہے کہ جس سسٹم کے تحت ہم توقع کر ہی نہیں سکتے تھے شاید کہ ایک سابق آرمی چیف کے خلاف کچھ کیا بھی جائے گا. دیکھیے مہر بات یہ ہے کہ جنرل مشرف کے خلاف ہم نے بی بی سعید کے قتل کیس پہ کچھ کوششیں کی, لیکن وہ بھی بار بار دوبارہ ورنہ ہوئی. باقی ایک بات یہ بھی ہے, آپ اس کو اینگل سے دور دیکھیے. میاں صاحب جب آئے تو انہوں نے کہا کہ مشرف کے ساتھ انہوں نے ڈیل کی تھی, ہم اس کو ٹرائل کریں گے, آرٹیکل 6 کے تحت مقدمہ درج کریں گے. تو آج تک ہمیں آرٹیکل 6 نظر نہیں آیا, وہ کدھر گیا, وہ کہاں چھپ گیا ہے. لیکن دوسری بات یہ بھی ہے کہ جنرل مشرف کے خلاف جو کیسز بنائے گئے وہ ایک ہیڈ آف اسٹیٹ کے اوپر بنائے جانے والے کیس ہوتے ہیں, اس کو استثنا ہوتا ہے, دانش اس میں انٹرونشن نہیں ہوتی, استغاثہ اس میں کنٹرول رہا. اور جو بات آرٹیکل کی ہے وہ بھی مجھے حیرانگی اس بات کی ہے کہ جو 17ویں ترمیم میں جنرل مشرف نے انڈیمنٹی لے لی پارلیمان سے اپنے اقدامات کی, اگر 18ویں ترمیم کو آئین کے تحت جو بنایا جو ساری قوم کے نمائندوں نے پاس کی, اس کو تو سبجیکٹ ٹو ریویو آف دا کورٹ کیا گیا. آج بھی اس کا کیس عدالت کے اندر موجود ہے, تو پھر 17ویں ترمیم کیوں نہیں ریویو ہو سکتی؟ ایکچوئل جنرل مشرف کا قصور جو تھا وہ تو 99 والا کیس تھا جس میں اسمبلیاں توڑی گئی, آئین کو سسپینڈ کیا گیا, پارلیمان کا دونوں ایوان صوبائی اسمبلیاں سب کچھ توڑ دیا گیا. اس کے اوپر ہم کچھ نہیں کریں, کہہ رہے کہ اس کو امیونٹی ہے کیونکہ وہ اس کو پارلیمنٹ صاحب اس پہ تو مہر عدلیہ نے خود بھی لگائی نا, پارلیمان نے بھی ویلیڈیٹ کیا. وہ 17ویں ترمیم کے تحت 18ویں ترمیم کو جو عدالت ہے وہ ریویو کرتی ہے, تو 17ویں ترمیم کو کیوں نہیں کرتی؟ سر ویلڈ پوائنٹ, مگر مجھے بتائیے گا آرٹیکل 6 کے حوالے سے گو کہ آپ پہ پریشر لا 5 سال, مگر وہ کام جو شاید آپ نہ کر سکے, ایٹ لیسٹ ایک کمیٹی بنا کے FIA کے حوالے تو کیا اس حکومت نے, یا آپ کو لگتا ہے یہ بھی گورکھ دھندا ہے؟ میں نے آن ریکارڈ جب ہماری حکومت تھی تب کہا کہ ہاں ہم نے مشرف کے ساتھ ڈیموکریسی دائیوار کی تھی, ہم نے اس ملک کو تعطل سے نکالا تھا, ہم نے فیڈریشن کو ٹوٹتی فیڈریشن کو باندھنے کے لیے کمپرومائز کیا تھا. میں نے تو بار بار یہ بات کہی ہے, جس کو نہیں بات نہیں پوچھتی مجھ سے. میں نے تو بار بار کہا کہ ایک ارینجمنٹ تھا جو NRO تھا, جو ہمارے بڑا آپ نے بڑے پروگرام کرتا تھا سارا میڈیا, وہ بھی ایک ارینجمنٹ تھا, واپس آنے کا ارینجمنٹ تھا پاکستان کے اندر, تاکہ یہاں جمہوری سرگرمیاں ہوں. آج اگر میاں نواز شریف ملک کے اندر وزیر اعظم ہے تو اس وجہ سے کہ بی بی واپس آئی, میاں وہ تو صحیح ہے, مگر سر تیسری بار وزیر اعظم بھی بن گئے, ایک نیا سیٹ اپ آیا, اور وہ کہ یہ مانا گیا کہ یہ کسی ڈیل کے تحت نہیں آیا یہ سیٹ اپ. تو مجھے بتائیے کہ آج کی رہائی کو ڈیل کا ایک حصہ کیوں مانا جا رہا ہے اپوزیشن کی جانب سے؟ دیکھیے میں تو یہ کہہ رہا ہوں, اگر خورشید صاحب نے کہا ہے تو اس پہ میں کیا ایڈ کر سکتا ہوں, میرے پاس تو اس کی اور انفارمیشن نہیں ہے, تو بیٹر اس کے صاحب سے پوچھ لیجیے. میں تو آپ کو ادر وائز جو نریشن آپ اس کے بارے میں بات کر رہا ہوں. سر جو آپ پہ یہ بتا دیجیے گا قاہرہ صاحب لاسٹلی کہ جو آپ پہ پریشر رکھا مسلم لیگ نون نے 5 سال, کیا اب بحیثیت اپوزیشن آپ یہ پریشر ٹیون اپ کریں گے مسلم لیگ نون کی حکومت پہ کہ آئیے آرٹیکل 6 کو اب اس کے اوپر فیصلہ کیجئے؟ دیکھیے گزارش یہ ہے, ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ اپنے وعدے, اپنے نعرے, اپنے مینیفیسٹو پہ عمل کر دیں,
हम उनके साथ कोई फजूल बातें नहीं करते, हम सिर्फ कोई फालतू बात करके मजीद मुतालबे नहीं करते। हमारा तो गुजारिश है कि तो शहबाज शरीफ ने चीफ मिनिस्टर सदर पाकिस्तान के खिलाफ रवैया रखा, हम तो वज़ीर आज़म के साथ नहीं रखना चाहते। जो पंजाब में ड्रामा 5 साल चलाया गया, हम वो सिंध में गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं करेंगे, भले हालात उससे बुरे हों, लेकिन हम चाहते हैं कि हम गवर्नमेंट को सपोर्ट करें ताकि हालात। तो सर, ये जो सेनेट में ड्रामा मचाया जा रहा है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे सर? एक दो इजलास एक दिन में, एक अंदर हो रहा है, ऑपोजिशन बाहर बैठी है, एक माफी के पीछे आपने सारी प्रोसीडिंग्स को बॉयकॉट किया हुआ है, सेनेट को यरगमाल बना के रखा हुआ है, ना उधर से माफी आती है ना इधर से जिद छुटती है। मुझे बड़ी हैरानगी है महर, आप जैसे सीनियर तजियाकार जो है वो इसको अपोजिशन का ड्रामा कह रहे हैं। अगर लीडर ऑफ द उसमें जो वज़ीर दाखिला है वो ऐवान में खड़ा होके गलत बयानी करता है, गलत फिक्र देता है, उससे अपोजिशन अगर कोई बात करती है, एहतजाज करती है और वो अकड़ जाता है और वो उनको राजी करने को भी तैयार नहीं होता, तो पार्लियामेंट्री नॉर्म ये है कि ऐवान गवर्नमेंटें चलाती है, अपोजिशन नहीं चलाती। हमने 5 गवर्नमेंट बैठे हुए अपोजिशन के हर इशू पे बात की, उनके नुक्ता नजर को अपनी लेजिस्लेशन में समाया, उनके रेजोल्यूशन को अपनी लेजिस्लेशन में समाया, उनको साथ लेकर चले। आज अगर अपोजिशन कह रही है कि ऐवान का एक तकद्दुस मजरू हुआ है, गलत फिक्र दिए गए हैं और आज बाकायदा वज़ारत दिफा ने मान लिया, तो यही इन्होंने कहा है ना कि वज़ीर दाखिला अपने बयान को वापस ले। जुर्म क्या कर दिया, कौन सा हाईजैक किया उन्होंने? परवेज हुदबोय साहब, आप इसको किस तरह देखते हैं, ये सेनेट की प्रोसीडिंग्स को? क्या अना का मसला बना हुआ है? चौधरी निसार की भी हमने आज बातें सुनी, डॉक्टर आमिर लियाकत साहब उन्होंने भी खड़े होकर कहा ये मेरी अना का मसला नहीं है, मान लिया था ना एक दफा रिव्यू करूंगा तो कर रहा था। सो यानी कि उनके लहजे में इतनी सख्ती थी। देखिए, जो ऑपोजिशन ने आज किया है और सेनेट का इजलास बाहर किया है पार्लियामेंट के बाहर, ये एहतजाज का एक बड़ा खूबसूरत अंदाज है और इसे हमें अप्रिशिएट करना चाहिए कि उन्होंने ये तवज्जो मबजूल कराने की कोशिश की है कि पार्लिमानी रिवायात में अकड़ और अना का कहीं पर भी दाखिला नहीं है, बल्कि बहुत ही आजिज़ी के साथ, इनकिसारी के साथ ये सब आपके कॉलीग्स हैं। अगर कोई तवज्जो आपकी तरफ मबजूल करा रहे हैं, किसी गलती की तरफ मबजूल करा रहे हैं कि भाई आप ये मान लें, तो मान लेना चाहिए, इसमें अकड़ने की बात नहीं है, इसमें इस पे तना नहीं रहना चाहिए इंसान को कि जो मैं कह रहा हूं वो दुरुस्त है। और फिर ऑपोजिशन अराकीन ने बाहर इजलास मुनक्किद करके अक्सरियत के साथ, क्योंकि अंदर कोरम पूरा नहीं था, बाहर ज्यादा अराकीन थे, तो उन्होंने ये साबित करने की कोशिश की है कि इजलास तो हो सकता है जहां पर भी हो, लेकिन इंसान के अंदर ये अहलियत होनी चाहिए कि वो अपनी गलती तस्लीम करे और मान ले, और एक्सेप्ट कर लेने में कोई बुराई नहीं है। और बाद में आपको पता है कि वज़ारत खारजा ने भी तशवीश का इज़हार किया है कि भाई ये आदात सही नहीं, बरहम कह लीजिए, जो लचक नहीं दिखा पा रहे आज चौधरी निसार साहब, वो लचक मियां साहब ने हल्फ लेने से, इलेक्शन से पहले, बल्कि लेट मी करेक्ट माई सेल्फ, इलेक्शन से पहले वो लचक दिखाई थी और कहा था कि जब तक मैं अभी ये टाइम है कि मुशर्रफ ने अगर मुल्क छोड़ना है तो उसे कह दीजिए कि चला जाए, अगर मैं एक दफा इक्तदार में आ गया तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा। सर, मगर मुश्किल तो कुछ होता नजर नहीं आ रहा है इस मुल्क में, ना वो FIA की कमेटी की तरफ से कोई अपडेट्स आती है, ना उसके ऊपर कोई प्रोग्रेस है, ना आर्टिकल 6 हरकत में दिखाई दे रहा है हरकत में आते हुए, और आप देख रहे हैं कि रिहाई पे रिहाई है। हजरत अली कर्रमल्लाहु वजहुल करीम का खूबसूरत कौल है, मेरा ख्याल है कि इससे बेहतरीन जवाब नहीं हो सकता कि ताकत, दौलत, इख्तियार और इख्तिदार इंसान को बदलते नहीं है, बेनकाब कर देते हैं। बेहतर। प्रोफेसर साहब, आप इस लचक पे क्या कहेंगे? का था बहुत देर तक आवाज बंद थी और अब भी बहुत एको आ रही है, मुझे पता नहीं। सर, मैं एक छोटा सा वक्फा ले लेती हूँ प्रोफेसर साहब, वी गोइंग टू करेक्ट योर ऑडियो। एक छोटा सा वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद फिर हाजिर होते हैं। जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ का क्या मुस्तकबिल है और अब क्या रद्द अमल की उम्मीद की जाए तहरीक तालिबान पाकिस्तान की जानिब से और पाकिस्तानी मुआशरे एट लार्ज की जानिब से? क्या रद्द अमल आ रहा है आपके सामने रखेंगे? ECL का क्या स्टेटस है सो फार? एंड लास्ट बट नेवर द लीस्ट, उलमा का जो एक एक्शन होगा, एक मुतहर्रिक होंगे उलमा, क्या वो इस पीस प्रोसेस को रेस्क्यू कर पाएंगे और इज इट ऑलरेडी टू लेट? स्टे विद अस ऑन न्यूज़ आई। वापस आने का शुक्रिया चौधरी निसार साहब। वजीर दाखिला का यह मानना है कि बताया जाए कि ऑपोजिशन को किस तरह मनाया जाए।
बता भी रहे हैं, मगर शायद वो समझने से कासिर हैं। एक माफी, थोड़ी सी लचक की जरूरत है, क्योंकि अभी तक सेनेट को यरगमाल बनाया हुआ है इस एटीट्यूड ने, इस सख्ती ने, और ये जो हम देख रहे हैं कि एक किस्म का एक एटीट्यूड जो जिसमें किरदार लचक नजर नहीं आ रही। परवेज हुद भाई साहब, मैं आपकी जानिब आऊंगी, बताइएगा मुझे कि क्या इसी को आगे बढ़ाते हुए क्या उलमाए दीन मुनकसिम नजर आ रहे हैं आपको तालिबान से मुज़ाकरात की जानिब से एज वी स्पीक राइट नाउ? क्योंकि कातलों और शहीदों को एक ही सफ में खड़ा करना, जिस तरह आप देख रहे हैं कि अब ये डिबेट भी छिड़ गई है, इसको किस हद तक बजा और दुरुस्त माना जाए? मेरा तो ख्याल है कि एक ऐसे शख्स को शहीद कहना जिसने इस मुल्क के बेगुनाह लोगों को कत्ल किया है और उस कत्ल का इकरार भी किया है, तो इस मुल्क के लोगों के मुंह पर ये एक थप्पड़ है। मुझे तो समझ में नहीं आता कि वो शख्स जिसने मसाजिद के ऊपर हमले करवाए, जिसने हमारे फौजियों के गले काटे, जिसने GHQ पे हमला किया, मेहरान बेस पे हमला किया, और जो पाकिस्तान का आईन नहीं मानता, वो फिर कैसा शहीद हो सकता? और सोचिए तो कि जो मासूम इस शख्स की वजह से मारे गए थे और उनकी तादाद तो हजारों में है, तो क्या उन्हें भी हम शहीद कहेंगे? और फिर ये सवाल उठता है कि क्या शहीद को मार सकता है? तो मैं समझता हूँ कि ये जो रुझान चला है हमारे मुल्क में बहुत ही अफसोसनाक है। हमारी सियासी पार्टियों ने और खुसूसन कुछ सियासी लीडरान ने या तो डर के मारे या वोटों की खातिर या इसलिए कि वो तालिबान और दहशतगर्दी को अच्छा समझते हैं, उन्होंने फिर ये पहल की और कहा है कि ये शख्स शहीद है। तो इससे तो मेरा ख्याल है पूरी कौम का शिराजा बिखर जाएगा। डॉक्टर आमिर लियाकत साहब, क्या आपको महसूस हो रहा है कि उलमाए दीन मुनकसिम हैं? जी मुनकसिम तो हैं, इसलिए कि सबके अपने अपने नज़रियात हैं, और मेरा नहीं ख्याल कि नज़रियाती इख्तिलाफ कोई बहुत बुरी चीज़ है, बल्कि ये इख्तिलाफ तो होना चाहिए, ये तकसीम तो होनी चाहिए, क्योंकि ये तकसीम ही माशरे के अंदर एक मुस्बत रुझान को जन्म देती है। तो अगर कातिल को शहीद कहना या शहीद को कातिल मानना, ये आपको लगता है कि एक हेल्दी डिबेट है इस माशरे में? जी, कातिल और शहीद को एक ही सफ में खड़े कर देना, ये हेल्दी डिबेट है इस माशरे में? मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही महर। मैं कह रही हूं कि कातिल और शहीद को एक ही सफ में खड़े कर देना, ये हेल्दी डिबेट है इस माशरे में सर? अच्छा जी, अच्छा, ये आप सवाल कर रही हैं। नहीं, देखिए, कातिल और शहीद ये इसमें कोई ये नहीं कह रहा कि वो कातिल नहीं है। मैं बहुत अदब के साथ अर्ज करूं, इसलिए कि अगर एक जमात या एक तबका कह रहा है तो उसका नजरिया बिल्कुल मुख्तलिफ है, लेकिन ये कोई नहीं कह रहा कि वो कातिल नहीं है, सभी मानते हैं। और फिर ये भी देखा जाता है कि अक्सरियत क्या कह रही है। अगर कुछ तबके जो कि अकलियत में शुमार हों, जो बहुत कम लोग हों, अगर वो उसे शहीद कहें तो फिर उस पर ध्यान भी नहीं देना चाहिए। आज भी कई सौ बरस गुजरने के बावजूद कुछ लोग यजीद को अच्छा कहते हैं। सुनिए मेरी बात सुनिए। आज भी बहुत बरस गुजर जाने के बावजूद कुछ लोग यजीद को अच्छा कहते हैं, तो क्या यजीद अच्छा है? तो ये कोई ऐसी बात नहीं है। कुछ लोग होते हैं कहने वाले, अच्छा भी कहने वाले होते हैं, लेकिन ये देखा जाता है कि अक्सरियत क्या कह रही है। हमारे मुल्क की अक्सरियत उस कातिल ही समझती है और उनको हमेशा कातिल कहा है, तो हमें अक्सरियत की राय की तरफ ध्यान देना चाहिए। अगर कुछ लोग शहीद कह रहे हैं तो उस पर हमें कान नहीं धरने चाहिए। ये कोई डिबेट की बात नहीं है, डिबेटेबल नहीं है ये। आप क्या समझते हैं डॉक्टर साहब? जी आप क्या समझते हैं? जी, मैं तो खवारिज समझता हूं, मैं तो खारजी समझता हूं, मैं तो खारजाइट समझता हूं। मैं तो खुलकर हमेशा मैंने कहा है कि मेरे समझने या न समझने से कुछ नहीं होगा। जो उसको हीरो समझते हैं वो हीरो समझते रहेंगे, जो कातिल समझते हैं वो कातिल समझते रहेंगे। अब इस स्टेज पे जहां हम खड़े हैं, क्या इस नाजुक मोड़ पे अब जब आप देख रहे हैं एतमाद का फुकदान है, ना हुकूमत पे ना हमारी फौज पे तालिबान जो हैं वो एतमाद करने को तैयार हैं, तो क्या अब पिवटल रोल जो है, कलीदी किरदार ये उलमा दीन ही अदा कर सकते हैं? क्या इस पीस प्रोसेस को रेस्क्यू कर सकते हैं उलमा? नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकते, और उलमाए किराम को इसमें बीच में डालने से कोई फायदा भी नहीं है,
क्योंकि ये एक रियासत और दहशतगर्दों या रियासत और तालिबान के दरमियान मज़ाकरात की घड़ी है और इसमें उन्होंने हथियार उठा रखे हैं। ये कोई इल्म और जहालत का मुकाबला नहीं है, बल्कि जंगजू आपस में बात करना चाह रहे हैं दूसरे ग्रुप से जो उनके नजदीक उन पर हमला आवर है। लिहाजा उलमाए कराम का इसमें कोई रोल बनता नहीं है। उनको अगर आप डालेंगे भी तो वो तो उलमा को ही नहीं मानते, वो तो उलमा की तत्बीक और उनकी तशरीह पर बात करने को तैयार नहीं है। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि उलमाए कराम जाकर कम अज कम सिचुएशन को ईज करें, गुफ्तगू पर उनको आमादा करें, तो ये बात जरूर हो सकती है, लेकिन उलमा कोई रोल बहुत बड़ा अदा नहीं कर सकते। तो आपको लगता है अब एक ड्रोन्स के बाद जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ की रिहाई, इसका भी कोई मंफी रद्द अमल आएगा उस जानिब से, या कोई बड़ा इस पे इफेक्ट नहीं होगा इस प्रोसेस पे? यकीनन मनफी रद्द अमल आएगा, यकीनन होगा, इसलिए कि मुशर्रफ साहब अदालतों से रिहा हुए हैं, लेकिन दहशतगर्दों के नजरियात के बुनियाद पर, और अगर मैं दहशतगर्द ना भी कहूं, मैं अगर ये जुमला बहुत जिम्मेदारी के साथ आपके सामने अर्ज करूं कि जिन लोगों के ख्याल में परवेज मुशर्रफ साहब लाल मस्जिद के सानहे के जिम्मेदार हैं और जो ड्रोन अटैक्स हो रहे हैं जिसकी वजह से बाजौर से लेकर शुमाली वजीरिस्तान, जनूबी वजीरिस्तान में लाशों के ढेर लग गए हैं, वो लोग मुशर्रफ साहब को कभी माफ नहीं करेंगे। लिहाजा इसके बहुत ज्यादा मनफी असरात आगे आने वाले दिनों में मुरत्तब होंगे। तो प्रोफेसर साहब, इसके ऊपर फिर अब क्या किया जाए? फिर आप देख रहे हैं पहले ये पैगाम आए कि कहर मचा दी जाएगी, कि इसका बदला लिया जाएगा, और जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ की रिहाई के बाद अब और नेगेटिव इंपैक्ट होगा इस पीस प्रोसेस पे, तो ये एतमाद किस तरह बहाल होगा? नहीं, मेरा नहीं ख्याल है कि कोई ऐसा मनफी रद्द अमल होगा। आखिर ये चीजें नॉर्मल सियासत का एक हिस्सा है। परवेज मुशर्रफ को अदालत के सामने पेश किया गया और मुकदमा चला और अदालत ने उसको बरी कर दिया है। लिहाजा ये नॉर्मल सियासत है। मैं नहीं समझता हूं कि इस वक्त कोई ये इतना बड़ा मुतनाज़ा मसला है जितना कि आप कह रही हैं। इस पर तालिबान के साथ मुज़ाकरात में उसका कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन बड़ी बात तो ये है कि वो मुज़ाकरात तो वैसे भी नहीं होने थे। पता नहीं लोग क्यों समझते हैं कि हम मुज़ाकरात की तरफ जाने वाले थे, जबकि हकीकत ये है कि शाहिदुल्लाह शाहिद जो तालिबान का तर्जुमान है, उसने तो ये कहा था कि ये सारे मुज़ाकरात जो हैं वो तो सिर्फ हम मीडिया पर सुनते हैं, हुकूमत ने तो हमें कभी अप्रोच नहीं किया और हमने कभी हुकूमत को नहीं अप्रोच किया इस मामले में। लिहाजा ये जो मुज़ाकरात की बार बार बात होती है, असल में इसकी कोई ऐसी ठोस हकीकत नहीं है, कोई सबूत हमारे सामने कभी नहीं आया कि ये होने वाले थे, और अगर होते तो इनका कुछ अंजाम होता। याद रहे कि माजी में भी बहुत से मुज़ाकरात हुए, अमन के मुआहदे भी। प्रोफेसर साहब, जो चौधरी निसार साहब कल ही असेंबली में खड़े होकर टॉल क्लेम्स कर रहे थे कि हमने तो सारी तैयारियां कर ली थी, एक वक्त को भेजा जा रहा था, तमाम तर जो सिचुएशन थी वो अंडर कंट्रोल थी, मैं जानबूझ के ऑन कैमरा नहीं आ रहा था, ये सब आपके नजदीक गलत बयानी है या गुमराह कर रहे थे अवाम को? नहीं, ये कोई गलत बयानी नहीं है। हमारे पार्लिमान ने यकीनन ये कहा, हमारी हुकूमत ने जरूर ये कहा, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जो तालिबान की तरफ से इसका रिस्पांस आया वो तो ये था कि हम तक तो ऐसी कोई बात नहीं पहुंची है और हम तो सिर्फ ये मीडिया से सुन रहे हैं। तो उन्होंने तो कभी सीरियसली इन मुज़ाकरात को लिया ही नहीं। और वो क्यों लेते? क्योंकि इस वक्त उनकी पोजीशन इतनी मजबूत है, जबकि हुकूमत और रियासत उनके सामने कांप रही है। तालिबान हमले पर हमले किए जा रहे हैं और उसके रद्द अमल में हुकूमत और इमरान खान जैसे लोग वो घुटने टेक रहे हैं और कह रहे हैं कि हमसे बात करो, हमसे बात करो। तो तालिबान तो ये देखकर खूब हंस रहे होंगे। वो तो नहीं, तो ये आपको लग रहा है कि रियासती रिट जो है वो मुज़ाकरात से बहाल नहीं हो सकती? बात तब करनी चाहिए जब आपके पास अपनी ताकत हो और जब रियासत ये वाजे कर दे कि हम हुकूमत की रिट कायम करने वाले हैं हर सूरत। अब यहां जब तालिबान ये कहते हैं कि हम तो तुम्हारी बात भी नहीं सुनेंगे जब तक पाकिस्तान का आईन बदला ना जाए, तो फिर मुज़ाकरात बताइए किस बिना पर हो सकते हैं। और मैं डॉक्टर साहब आपका इस पे रद्द अमल भी चाहूंगी, बिकॉज उन्होंने आईन की बात भी की।
ایک چھوٹا سا وقفہ لے رہا ہوں پروفیسر صاحب. یہ آئین کی بھی بات ہوتی ہے اور اسی کو کنیکٹ کرتے ہوئے جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف کی رہائی سے بہت سے ان کے سپورٹرز کا یہ بھی ماننا ہے کہ یہ بہترین نتائج سامنے آئے ہیں جو چاروں کیسز سے ضمانت پہ رہا ہو چکے ہیں جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف, کیونکہ آپ ایک صدر کو امپلیکیٹ نہیں کر سکتے جب وہ اپنی آئینی ذمہ داریاں کانسٹیٹیوشنل یوز آف ہز پاورز کو استعمال کر رہا ہو. ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد اس پہ بھی غور کریں گے کہ 248 جو امیونٹی دیتا ہے, جو استثناء دیتا ہے صدر کو, شرعی اعتبار سے اس میں کتنا وزن ہے. آفٹر ویری شارٹ بریک, اسٹے ود اس. واپس آنے کا شکریہ. ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب فرمائیے گا, جس طرح ابھی پرویز بھائی صاحب کہہ رہے تھے کہ طالبان تو آئین ہی کو نہیں مانتے, اسی میں بڑے لوپ ہولز نظر آتے ہیں, تو یہ جو بہت سے لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ ایک سابق صدر کو آپ ان کو امپلیکیٹ نہیں کر سکتے جب وہ اپنی آئینی ذمہ داریاں پورے کر رہے ہوں یا کانسٹیٹیوشنل یوز آف پاور کو حرکت میں لا رہے ہوں, اسی لیے چاہے اکبر بگٹی کیس ہو, بی بی کا قتل کیس ہو یا لال مسجد کا کیس ہو, ان کو امپلیکیٹ ہی نہیں کیا جا سکتا. تو سر یہ آئینی اعتبار سے آرٹیکل 248 جو امیونٹی یا استثناء کا کور دیتا ہے صدر کو, یہ شرعی اعتبار سے اس میں کتنا وزن ہے؟ کوئی وزن نہیں ہے. شریعت میں کوئی استثناء نہیں ہوتا, کسی قسم کا کوئی استثناء نہیں ہے, بلکہ حاکم تو زیادہ ذمہ دار اور اس کی زیادہ پکڑ ہوتی ہے. اگر آپ استثناء کی بات کرتی ہیں تو محرم الحرام کا مہینہ ہے. امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کی بیعت سے انکار کیا تھا, اور یزید نے اس کے بعد امام مظلوم اور ان کے تمام گھر والوں کو بھوکا پیاسا رکھ کر شہید کر دیا. تو کیا اسے استثناء حاصل تھا؟ یہ کوئی اس کے پاس آرٹیکل 248 تھا کہ وہ جو چاہے کرتا پھرے اور اس کی بنیاد پر اس کو کچھ نہ کہا جائے؟ تو استثناء نہیں ہوتا ہے. حاکم زیادہ ذمہ دار ہوتا ہے. صحابہ کرام کی مثالیں موجود ہیں. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انہوں نے باقاعدہ اپنے آپ کو عدالتوں میں پیش کیا ہے اور ان کو کوئی استثناء حاصل نہیں تھا. ان کے تمام اقدامات پر حضرت عبداللہ ابن عباس نے تو مقدمہ تک دائر کر دیا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر, جبکہ وہ امیر المومنین تھے. تو کوئی استثناء شریعت میں نہیں ہوتا ہے. شریعت میں تو پکڑ ہوتی ہے زیادہ حاکم کی. اچھا, تو پرویز بھائی صاحب کہ پھر اس آرگیومنٹ کے ساتھ تو پھر کانسٹیٹیوشن آئین جو ہے وہ مکمل طور پہ شریعہ کی روح میں تو نہیں بنایا گیا. پھر شاید پھر ایسے آرٹیکل 248 جیسے کئی اور ایسی پروویژنز ہوں گی جو اسلام کی بنیادوں کے خلاف ہیں, اصولوں کے خلاف ہیں. آج تک یہ طے نہیں ہوا کہ آئین کو اگر اسلامی بنانا ہے تو اس میں کیا ہونا چاہیے. اگر دیکھا جائے تو دنیا میں بہت سے مسلمان ملک ہیں, سعودی عرب بھی ہے, ایران بھی ہے, سوڈان بھی ہے. تو کیا سعودی عرب کا آئین اور پاکستان کا آئین ایک ہے, یا سعودی عرب کے آئین کو سارے مسلمان سچا آئین, صحیح آئین مانتے ہیں؟ تو یہ سوال کہ صحیح اسلامی آئین کون سا ہوگا, میرا نہیں خیال ہے کہ اس پہ کبھی بھی اتفاق ہوا ہے اسلام کی تاریخ میں. تو پاکستان کو آپ اس میں نہ لائیے گا. مشرف نے بہت سے غلط کام کیے, ان کاموں پر اس کو سزا ملنی چاہیے, اور جو اچھے کام کیے ہیں وہ بھی ہمیں قبول کرنا چاہیے. پروفیسر صاحب, آپ کی نظر میں جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف نے کون کون سے کام بڑے غلط کیے؟ ایک تو یہ کہ مارشل لا ڈکلیئر کیا, اس ملک کی کھلم کھلا وہ خلاف ورزی تھی. ایک منتخب حکومت کا تختہ اس نے الٹ دیا. ہم تو سمجھتے ہیں کہ یہ ایک بہت بڑا جرم ہے, لیکن اس سے پہلے بھی ایسے جرائم ہوتے رہے ہیں. ایوب خان, یحییٰ خان, ضیاء الحق, تو یہ سب اس لحاظ سے مجرم ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ جنرل مشرف جمہوریت پہ شب خون مارنا, تو اس پہ سب اتفاق کریں گے. مگر پروفیسر صاحب, بی بی قتل کیس یا اکبر بگٹی قتل کیس یا لال مسجد آپریشن, آپ کو لگتا ہے یہ سارے کیسز اس استثناء اور اپنی کانسٹیٹیوشنل پاور کے استعمال کے زمرے میں ہی آتے ہیں؟ نہیں, میرا خیال ہے ان دو کو علیحدہ کرنا پڑے گا, بے نظیر بھٹو کے قتل کا اور اکبر بگٹی کا. اکبر بگٹی کا ڈیفینیٹلی اس میں مشرف کا ہاتھ کیا, یہ تو اس کے حکم سے ہوا تھا. اور ہمیں یاد ہے کہ مشرف نے حملہ کرنے سے پہلے یہ کہا تھا کہ they will not know what hit them. اور اس دھمکی کے بعد مشرف نے فوج کو وہاں بھیجا,
اور اکبر بگٹی کو تو سر مار اس دیا سسٹم میں گیا. کہ جہاں جبکہ چلیے اکبر بے نظیر بگٹی کا ہی بھٹو حوالہ لے کیس لیتے ہیں میں کیونکہ آپ مثال لے رہے ہیں, اس کیس میں بھی کوئی ثبوت ایسے نہیں, شواہد سامنے آ سکے کہ جس پہ مجرم قرار کہا جا سکے مشرف کو. کوئی ایسا کیس جس میں مجرم قرار دیا جائے؟ یہ میں دو کہہ رہی ہوں میں اکبر آپ کو بگٹی مثالیں قتل دے کیس رہا کے ہوں. حوالے سے بھی کوئی ایویڈنس, کوئی ثبوت, کوئی گواہان ایسے سامنے نہیں آئے. یہ تو عدالتوں کو فیصلہ کرنا ہوگا, لیکن میں اپنی رائے دے رہا ہوں کہ ان دونوں واقعات میں میں سمجھتا ہوں کہ مشرف غلطی پر تھا. لیکن جہاں تک بے نظیر بھٹو کے قتل کی بات ہے, میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ تو خلاف عقل بات ہے کہ مشرف وہاں کوئی خودکش بمبار کو بھیج سکتا ہو. اور لال مسجد, اور جہاں تک لال مسجد کی بات ہے, وہ تو ریاست کے خلاف کھلم کھلا بغاوت تھی. تو دو مقدمات جو مشرف پر کیے گئے تھے میں سمجھتا ہوں غلط ہے, اور دو صحیح ہے. لیکن یہ تو میری اپنی ذاتی رائے ہے نا, باقی فیصلہ تو عدالت کو کرنا ہے. سو ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب, یہ ان کی ذاتی رائے تھی, کیس بائی کیس جو یہ گئے, مگر ہم دیکھا لال مسجد کیس میں بھی کہا گیا ہے عدالت کی جانب سے کہ ساری جو گواہان سامنے آئے ان کی جو بیانات تھے وہ قیاس رائیوں پر مبنی تھے اور کوئی قانونی حیثیت نہیں رکھتے. مجھے یہ بس بتا دیجئے کہ آج ایک عام شہری, ایک عام پاکستانی کیا امید رکھے کہ یہ سسٹم ہی اتنا خراب ہے کہ شاید کبھی آپ ایک سابق آرمی چیف کو بھائی لگتے دیکھ ہی نہیں سکیں گے, یا واقعی یہ اس نظام میں آج بھی میاں صاحب کی بھی کچھ اگریمنٹس ہیں جن کو ان کو آنر کرنا پڑے گا کم واٹ میں؟ جی وہی ہے, جی آپ وہی درست فرما رہی ہیں. ایک تو عام آدمی کو زیادہ توقع رکھنی بھی نہیں چاہیے. میں ہمیشہ سے یہ بات عرض کرتا آیا ہوں کہ عدالتی نظام میں بہت زیادہ اس میں تبدیلیاں لانے کی ضرورت ہے, اور عام آدمی کو تو کوئی توقع نہیں رکھنی چاہیے. کیوں رکھتا ہے عام آدمی توقع؟ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے عام آدمی کو, کیوں اتنا زیادہ خوش ہو جاتا ہے. وہ بس یہی دیکھے جو ہو رہا ہے اس کے ساتھ, اسی طرح سے لوگ رہا ہوتے جائیں گے. میں تو بلکہ یہ بھی کہوں گا کہ طالبان کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو عدالتوں کے حوالے کر دیں. ثبوت ان کے لیے بھی نہیں ہوں گے, وہ بھی پھر باعزت بری ہو جائیں گے. سب کو چاہیے اپنے آپ کو عدالتوں کے حوالے کر دیں, وہ سب باعزت بری ہو جائیں گے. اور جہاں تک یہ تعلق ہے اس بات کا کہ کوئی ڈیل ہے یا کوئی تعلق جڑا ہوا ہے, تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کوئی ڈیل ہوئی ہے, اور ڈیل بھی ہے بلکہ ڈھیل بھی ہے, اور کوئی نہ کوئی اس کے پیچھے کفیل بھی ہے. تو یہ تو ہمیں دیکھنا ہوگا, اور جب تک ہم اس کو نہیں دیکھیں گے ہماری سمجھ میں یہ پورا معاملہ آئے گا نہیں. سر تو پھر مجھے بتائیے, اے پی سی اب جس کا ایک دفعہ پھر چرچا اٹھ بیٹھا ہے کہ ایک اور اے پی سی بلائی جائے, سب کو آن بورڈ لیا جائے, تو پھر سر یہ بھی ایک گورکھ دھندا ہے, یہ بھی ایک ڈرامہ ہے. اب ڈاکٹر صاحب آپ ڈسکنیکٹ ہو گئے, ان کو ریکنیکٹ کیجئے. پروفیسر ہد بھائی صاحب مجھے بتائیے, یہ جس اے پی سی کا پھر تذکرہ ہو رہا ہے, پھر چرچے ہو رہے ہیں, اس سے پھر کیا امید رکھی جائے؟ پچھلے 5 سال میں کوئی 6 دفعہ تو یہ اے پی سیز مرتب کر دی گئی ہیں, ایک اور دفعہ صحیح. آپ تو سپلائز کی بات کر رہی ہیں کیا جی؟ کیا نیٹو سپلائز کی بات ہو رہی ہے؟ سر پالیسی کے حوالے سے طالبان سے مذاکرات کو کس طرح آگے بڑھایا جائے. نیٹو کے اوپر تو اندر کی خبر ہے, میاں صاحب نے کہا ہے کم واٹ میں, اس کو تو نہیں ہم ابھی چھیڑے. ایک تحریری معاہدہ بھی ہے, اس کو بھی آنر کرنا ہے. جی بالکل. جی سوری, آپ کی آواز نہیں آ رہی تھی, اب آ رہی ہے. جہاں تک آل پارٹیز کانفرنس کی بات ہے, میں سمجھتا ہوں کہ ہاں ساری پارٹیز کو اکٹھے ہونا چاہیے, لیکن سب سے پہلے پاکستان کے لوگوں کا مفاد سامنے رکھنا چاہیے. اس وقت جو پارٹیاں گھٹنے ٹیک رہی ہیں اور ہتھیار ڈالنے کے لیے تیار معلوم ہوتی ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ یہ ملک کے لیے بہت برا ہے. اگر دشمن کا ہم مقابلہ نہیں کر سکتے اور ان کی ہر بات ماننے کے لیے ہم تیار ہو جاتے ہیں, تو پھر یہ ملک رہ نہیں سکے گا, اس کا شیرازہ بکھر جائے گا. اللہ خیر کرے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر پرویز بھائی صاحب اور ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب, شکریہ. یقینی طور پہ اب ایک سوال ہر ایک کے ذہن میں ہے کہ جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف تو رہا ہو گئے, ان 4 کیسوں میں سے ضمانت ملی, رہا ہو گئے, مگر آرٹیکل 6 ابھی بھی حکومت کے ہاتھ میں ہی ہے, اس کو ایکشن میں لانا. کہاں گئے وہ لوگ جن کے بلند و باغ دعوے تھے ایور گرین پولیٹیشنز کے؟ کہاں گئے وہ لوگ جو سڑکوں پہ گھسیٹنے کے دعوے کرتے تھے؟ ساری آنکھیں مسلم لیگ نون پر ہیں. پتہ لگ جائے گا پچھلے 5 سال صرف سیاست کی گئی یا اب واقعی کوئی ڈیل ہے یا سوچ سمجھ کے ڈیل جی جا رہی ہے. Take care of yourselves. I'll see you tomorrow. Good night. Allah Hafiz.